नमस्कार, मैं हूं परवीन सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में आज बात करेंगे यदुवंशियों के आश्रम में पीएम की सेंधमारी की, जौनपुर की मूली पर छिड़ी महाभारत की, रामनगर में मोदी के राजनीति शास्त्र की, जोशी के हाथ में कांग्रेस के हाथ की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं राजनीति। यूपी समेत पूरे देश की नजरें पूर्वांचल पर आ टिकी। काशी हर किसी की जुबान पर तैरने लगी और सूबे की सियासत भोले की नगरी में सिमट आई। खुद प्रधानमंत्री ने इस नगरी में डेरा डाल लिया और आखिरी 40 सीटों का संग्राम और भी दिलचस्प हो गया। सियासत के साथ साथ सवाल साख का भी है। अब पीएम के काशी पड़ाव का क्या रिजल्ट निकलेगा, ये देखने वाला होगा। हर हर महादेव। ई बनारस है क्योंकि यहाँ खाक भी पारस है। यहाँ हर कोई राजा है और गुरु से नीचे तो कोई भी नहीं। तभी तो देश का प्रधान भी यहाँ पैया पैया चलता है। 3 दिन तक कैंप लगा देता है, डेरा जमा लेता है। ये रस है बनारस का। आजकल अविनाशी की काशी सियासी कोलाहल में डूबी है। इसके भाव पढ़ पाना पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी टेढ़ी खीर है। भाव ऐसे कि ओ गुरु कहकर कोई आपकी क्लास लगा दे और जान भी ना पाए तो किसी गाली पर ताली बजाने को मजबूर हो जाए। प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन से इस नगरी की परिक्रमा कर रहे हैं। गली गली, सड़क सड़क, मंदिर से मंदिर, भोले से भैरव, शरणानंद से शास्त्री जी, कोना कोना छान मारा काशी का। मौका सियासत का था तो मायने भी सियासी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूर्वांचल पड़ाव के हर पहलू की परख हो रही है। केसरिया रंग में रंगी काशी के किस्से पूरा भी नहीं, प्रदेश के पश्चिम छोर तक लोगों की जुबान पर है। 40 सीटों वाले आखिरी चरण में प्रधानमंत्री के 3 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में टिकने में टीका टिप्पणी तो हो ही रही है। आंकड़े और आकलन भी जोरों पर है। सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। आखिर गोद लिया बेटा 3 दिन के लिए घर आया तो घर वाले कितना खुश हुए। पड़ोसियों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या वाया काशी पूर्वांचल में केसरिया परचम लहराएगा और मोदी की मेहनत 11 तारीख को क्या गुल खिलाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। काशी का कोना कोना छान मारा पीएम मोदी ने। जहां भी जाने से किसी को लुभाया जा सकता था वहां गए। यदुवंशियों के सबसे ज्यादा मान्य आश्रम गढ़वा घाट में भी मोदी पहुंचे। गौ सेवा के साथ संत समागम भी किया। काफी संख्या में यादव इस आश्रम के अनुयायी हैं। ऐसे में पीएम के यहां पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या यदुवंशियों में सेंध लगा पाएंगे मोदी? गढ़वा घाट का सियासी गढ़, यदुवंशियों के आश्रम में पीएम की सेंधमारी। काशी और पूर्वांचल पड़ाव के आखिरी दौर में पीएम ने एक और पैंतरा चल दिया। 3 दिन से मोदीमय हुई काशी के हर कोने को केसरिया रंग में रंगने में पीएम नहीं चूके और इसी कड़ी में पहुंच गए गढ़वा घाट। ये वो जगह है जिसे श्री कृष्ण के वंशजों का आश्रम कहा जाता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आध्यात्मिक स्थलों में भी ये शुमार है। कहा जाता है कि पूर्वांचल के यदुवंशियों में ये आश्रम गहरी पैठ रखता है। पिछड़े खासकर यादव समुदाय के इस आश्रम में गहरी आस्था है। ये बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। उसमें यादव जो लोग हैं ज्यादा हैं यहाँ पे, तो आने से हो सकता है कि यादवों का वोट अगर चाहेंगे तो इनको यादव का वोट भी मिलेगा अगर गुरु जी का आशीर्वाद है।
पीएम मोदी ने पहले गढ़वा आश्रम पहुंचकर गो ग्रास खिलाकर गो सेवा की। आश्रम में संतों समागम करने के साथ सदगुरु शरणानंद जी महाराज से चर्चा की। पीएम ने यहाँ पूजा भी की। आंकड़े बताते हैं कि करीब 1 करोड़ अनुयायी इस आश्रम से जुड़े हैं, जिनमें सर्वाधिक यादव समुदाय के लोग हैं। पीएम की यात्रा को आध्यात्मिक लाभ समेत सियासी लाभ लेने की कोशिश माना जा रहा है। मोदी जी आए थे और राहुल गांधी भी आए थे और अन्य नेता आए थे। क्यों आते हैं मठ में ये लोग? ये मठ में ये लोग इसलिए आते हैं, मतलब ताकि कुछ मतलब वोट के लिए आते हैं, ठीक है। और चुनावी माहौल है, इसमें आशीर्वाद भी लेने आते हैं और इसके बाद और बावजूद और काम होता है, इसके लिए भी आते हैं। पीएम मोदी ने आश्रम पहुंचकर सबसे पहले श्री श्री 1008 आत्मा विवेकानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मोदी की महंत शरणानंद के साथ हुई चर्चा पर पूर्वांचल के कई जिलों के यदुवंशियों की निगाहें थी। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहने के समय बनारस आने पर इस आश्रम में कुछ वक्त जरूर बिताने का प्रयास करते थे। मुलायम के प्रिय आश्रम में मोदी के माथा टेकने का असर 8 मार्च को नजर आ सकता है। आज हमने देखा कि गढ़वा घाट आश्रम में मोदी जी आए हुए थे और गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी से आशीर्वाद लिया। लोग कहते हैं कि भाई गढ़वा घाट जो जाता है और मतलब सारे महंत लोग उन्हीं को वोट देते हैं, तो इस वजह से इसके पहले भी अखिलेश और शिवपाल और राहुल जी भी वहाँ गए हुए थे, तो इसलिए मोदी जी भी वहाँ गए हुए हैं कि भाई मोदी में पूरा गढ़ हो जाएगा तो इनका वोट पूरा हमको मिलेगा। इस वजह से लग रहा है कि मोदी जी आज यहाँ आए हुए थे और गुरुजी से मिले, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। 8 मार्च को होने वाले इस मतदान में सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने लगातार 3 दिन काशी में डेरा जमाया, तो अखिलेश और राहुल ने भी रोड शो और चुनावी सभाओं से ताकत दिखाने की कोशिश की। अब पीएम का ये पैंतरा पूर्वांचल में कितना असर दिखाएगा, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। शिव ही नहीं, मोदी शास्त्री जी के द्वार पर भी पहुंचे। ये वो घर है जहां कभी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहते थे। पीएम मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। ये घर वाराणसी कैंट क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में कायस्थ समाज खासी संख्या में है और बीजेपी उम्मीदवार भी इसी समाज से है। क्या पीएम का ये दौरा भी राजनीति शास्त्र का कोई अध्याय था? पूर्व प्रधानमंत्री के घर में देश का प्रधान पहली बार शास्त्री जी के घर पहुंचा कोई पीएम। प्रधानमंत्री के रूप में खुद शास्त्री जी ही थे जो इस घर में आए, यानी मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे। भारत के इतिहास में इस गली में जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। यूपी चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी शास्त्री जी के घर पहुंचे। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया। शास्त्री जी का घर रामनगर में है। पीएम मोदी गलियों से गुजरकर शास्त्री चौक से पैदल ही शास्त्री के घर गए। चौक के चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों और घरों की छत पर चढ़े हुए थे। शास्त्री जी के घर को अब संग्रहालय बना दिया गया है। पीएम मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी और कुछ देर शास्त्री जी की जीवन गाथा को समेटे हुए भजन भी सुने। आंसू हम ऐसी कथा सुनाते हैं, भारत की वीर गति की गाथा गाते हैं। बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। रविवार दिन को अक्टूबर सन 1904 में नाम धनम में एगो पिता शारदा माता राम दुलारी यही पढ़ाते हैं। पिता शारदा माता राम दुलारी यही पढ़ाते हैं। भारत की कि कहीं ना कहीं आकर के जब उन्होंने
पुष्प अर्पण किए और हमने शॉल उड़ा के उनका स्वागत किया। तो घर आए हैं और नेचुरली बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। और घर आकर के उन्होंने एक एक तस्वीर को बहुत बारीकी से देखा और बारीकी से देख करके उसको समझा कि ये जो तस्वीर है जिसमें बाबूजी अनाज की बालियों को लिए हुए खड़े हैं, ये उस समय की है जब देश में अनाज की कमी थी। और उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका से वो अनाज नहीं लेंगे जो उनके जानवर नहीं खाते हैं, हम एक समय सोमवार को भूखे रहेंगे। और उन्हें भूखा रख करके देश को पूरे को जोड़ दिया। पीएम मोदी ने शास्त्री से जुड़ी पुरानी तस्वीरों को देखा और शास्त्री जी के घर वालों ने उन्होंने एक एक तस्वीर के बारे में पीएम मोदी को बताया। शास्त्री जी के परिजनों ने मोदी को तस्वीरें और किताबें भेंट की। मोदी यहाँ करीब 20 मिनट तक रुके। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ विजिटर बुक पर भी संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि जिस भूमि पर भारत का लाल संस्कार सीखा, उसे लेकर माँ भारती के लिए खप गया। उस भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का घर वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस इलाके में कायस्थ वोटरों की खासी तादाद है। बीजेपी समेत कांग्रेस ने भी कायस्थ को ही यहां से टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार सौरभ श्रीवास्तव की टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव से है। पीएम मोदी के इस कदम को कायस्थ समुदाय को संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। जो कामों की उम्मीद थी शायद वो भी उतना डिलीवर नहीं हो पाया। तो इस सब के डैमेज कंट्रोल के लिए ही उन्होंने यहाँ एक माइक्रो मैनेज्ड अपना प्रोग्राम रखा है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो असंतोष था, भाजपा का जो नुकसान होने की आशंका थी, उसको काफी हद तक कम किया। तो निश्चित तौर से मोदी जी को भी डर है कि यदि पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाए और बनारस में उनकी हार होती है तो उत्तर प्रदेश जीत कर भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। आपको बता दें, वाराणसी कैंट सीट को 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी के पास है और वर्तमान उम्मीदवार सौरभ श्रीवास्तव की मां ज्योत्सना श्रीवास्तव यहां से वर्तमान विधायक है। तो दिवंगत पिता हरीश चंद्र श्रीवास्तव अधिकतर वक्त विधायक हैं। ऐसे में कायस्थ समुदाय को पाले में रखने के लिए भी पीएम का ये कदम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। 27 साल से बेहाल कांग्रेस को सहारा मिला समाजवादी पार्टी का। गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ी, अब पता नहीं क्या हुआ। कांग्रेस को आखिरी चरण से पहले ही चिंता सताने लगी और कांग्रेसी परचाल छोड़ पंडितों के पास पहुंच गए और कांग्रेस का हाथ जोशी के हाथ में आ गया। क्या अब कांग्रेस को सिर्फ भाग्य का भरोसा है? ज्योतिषी के हाथ में कांग्रेस का हाथ, क्या भाग्य के भरोसे बनेगी बात? इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेसी हाथ का प्रचार छोड़ हाथ की लकीरों को दिखाते घूम रहे हैं। राजयोग की फिराक में राज बब्बर जनता को छोड़ ज्योतिषी के पास जा पहुंचे, वो भी पूरे अमले के साथ। जैसे अशोक गहलोत साहब थे, राज बब्बर साहब थे, मुकुल वासवानी जी थे और राजीव शुक्ला थे, अनु टंडन थे, सब तमाम। अब हाथ की लकीरों में क्या लिखा है ये तो 11 मार्च को सब देख लेंगे। लेकिन राज बब्बर को डर उस अपशगुन का था कि जब वो काशी में कदम रखते हैं, कांग्रेस के कदम रसातल में चले जाते हैं। अब भरोसा बाबा पर ही बचा है, चाहे बाबा विश्वनाथ हो या ज्योतिषी बाबा। विपक्ष हमला बोल रहा है, जब भी आप काशी आते हैं तो अब कांग्रेस को हार मिलती है, इस पे क्या कहना है आपको? ये तो काशी बताएगा, बाबा विश्वनाथ बताएंगे। हाथ दिखाने ज्योतिषी के पास पहुंचे राज बब्बर के माथे पर लकीरें बाहर निकलने के बाद नजर आ रही थी। ज्योतिषी ने ज्योतिष के सिद्धांतों का हवाला देते हुए पूरी बात को सार्वजनिक नहीं की, लेकिन इशारों में कह दिया, होई सोई जो राम रचि राखा। सारे लोगों की समझे चेहरे से हवाइयां उड़ी हैं, सब चिंतित हैं। तो चुनाव की बात होती है, परीक्षा है, एक अग्नि परीक्षा है। तो ये तो मैं क्या बताऊं कि किसका क्या भाग्य होगा, लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। आगे क्या तर्क बढ़ा शाखा। जब इस बारे में पत्रकारों की राय ली गई तो उन्होंने भी राज बब्बर और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पहले सपा का सहारा लिया, अब भाग्य का सहारा ले रहे हैं। खुद पर और जनता पर तो भरोसा ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो सियासी जमीन है वो वास्तव में बेसमेंट तक पहुंच गई और अखिलेश यादव की साइकिल का जो कैरियर है उस पर बैठ करके राहुल गांधी और उनकी पार्टी
ग्राउंड फ्लोर पर आने की कोशिश कर रही है। ये तो कवायद ही बेकार है और उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राज बब्बर जैसे लोग जो जमीन के नेता ही नहीं है। राज बब्बर मूलतः पेशेवर एक्टर हैं, जिंदगी भर उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन सियासत में एक्टिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। जैसे कांग्रेस परिस्थिति जन्य कारणों से अखिलेश यादव का सहारा लेकर के अपनी राजनीतिक जमीन दुरुस्त करना चाहती है, वैसे ही राज बब्बर जैसे लोग हैं जो मूलतः अभिनेता हैं, लेकिन एक्टिंग करके एक्टिंग के दम पर ऐसी परिस्थितियां बनाकर सदन में पहुंचते हैं। तो इनको जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं, जमीनी राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं है। न इनके भीतर पंक्चुअलिटी होती जैसे एक्टर्स के भीतर नहीं होती है। तो इनके भीतर का राजनेता तो काम कर ही नहीं रहा है, जो राज बब्बर का एक्टर है वो काम कर रहा है। और एक्टर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जमीन पे जा करके जमीनी हालातों को समझेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, समय पर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, ये संभव नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको कि राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं। इनको 2 दिन किसी जिले में भेज दीजिए, 5 जनसभाएं कर दें, गाड़ी से जाएं, चेहरे का रंग काला हो जाएगा। और कोई एक्टर नहीं चाहता कि उसके चेहरे का रंग काला हो। ये सियासत है, सियासत में मेहनत की जरूरत होती है। अब जब स्टार प्रचारक और प्रदेश में कांग्रेस के कर्ता धर्ता ही आखिरी वक्त पर भी प्रचार छोड़ भाग्य के भरोसे बैठे हैं, जनता की बीच जाने के बजाय होटल में ज्योतिषियों का जमावड़ा लगा रहे हैं, तब तो भगवान भी क्या करे। आखिर यही तो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जो पुलिस कुछ ही घंटे में भैंस खोज सकती है, वो गायत्री को नहीं खोज सकती। अब इसे इच्छा शक्ति का अंतर ही कहा जाएगा। ऐसे में गायत्री की गिरफ्तारी ना होने पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पोस्टर चिपका दिए और 24 घंटे में गायत्री का पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। इसी बीच गायत्री का एक गनर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गुमशुदा गायत्री की तलाश, पुलिस नहीं पकड़ पाई तो लग गए पोस्टर। बीजेपी कार्यकर्ता ने की इनाम की घोषणा, पता बताने वाले को कर दिया जाएगा मालामाल। अंतिम बार अमेठी चुनाव प्रचार में नजर आने के बाद गायत्री गायब है। पुलिस के पहरे में रहने वाला नेता कहीं नजर नहीं आ रहा। यूपी का परिवहन मंत्री जाने कहां सफर कर रहा है, कोई नहीं जानता। कुछ ही घंटों में भैंस खोज लेने वाली पुलिस भी खाली हाथ है। ऐसे में संगम नगरी में गायत्री के गायब होने वाले पोस्टर लग गए हैं और ये पोस्टर लगाए हैं बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना भैया ने। इलाहाबाद के आनंद भवन के गेट पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि लापता भगोड़े गायत्री प्रजापति का पता बताने वाले को माला माल कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बलात्कारी भगोड़ा लापता मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिसके विरुद्ध आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया, गिरफ्तारी के लिए वारंट उसके ओर से जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी जो है वो लापता है। आज इसलिए हम लोगों ने इस ऐतिहासिक आंदोलन के स्थल पर आज हम लोगों ने मांग किया है कि इसको पता बताने वाले को माला माल किया जाएगा और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया है, धरना भी किया है। इसी बीच गायत्री प्रजापति का गनर, जो कि सह आरोपी है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन गायत्री अभी भी पहुंच से दूर है। पुलिस लाइन से हुई है। मैं अपनी पिस्टल जमा करने गया था। मैंने स्वेच्छा से अपने आपको जो है अपने सुरक्षा मुख्यालय गया। मैंने कहा साहब ऐसा FIR हुई है मेरे खिलाफ, वो जो है मेरा भी नाम बताया जा रहा, तो मैं अपनी पिस्टल जमा करने आ गया हूँ। पैसे उसे के चक्कर होगा कुछ, तो पैसे के बारे पैसा नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। मैं शेड्यूल ड्यूटी करता हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। मंत्री से कब से नहीं मिले हो? कितने दिन हो गए? मैं 27 तारीख तक मंत्री के साथ में था। तो 27 तारीख मंत्री कहाँ भाग गए? मुझे जानकारी नहीं है। अब देखना होगा पुलिस के हाथ कब गायत्री के गर्दन तक पहुंचते हैं। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है कि गायत्री लखनऊ में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस ही गायत्री पर हाथ डालना नहीं चाहती?
ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।